हम कर रहे हैं अभी जो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस है वो। अभी तक हमने इनपुट डिवाइसेस कर लिए हैं, आउटपुट डिवाइस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम मेमोरी डिवाइस करेंगे एंड फिर कल हम क्या करेंगे, सीपीयू के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके अलावा क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें। मेमोरी डिवाइस क्या होता है? तो मेमोरी डिवाइस का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन यूज होगी ना, उसको स्टोर करना। ठीक है, अब स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई जगह चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मेमोरी डिवाइस कहते हैं। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है एंड उन हिस्सों को क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की मेमोरी किस में डिवाइड होती है, तो सेल्स में डिवाइडेड होती है। और इन सेल में हम जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो उसको हम बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं या फिर 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है एंड उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। फिर इन सेल में जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है एंड बाइनरी का मतलब होता है कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में वो स्टोर होगा। अब यहां देखो, जो कंप्यूटर मेमोरी है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डेटा को स्टोर करती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने जो आपका जो रिजल्ट आ रहा है केवल उसी को स्टोर करेगी, नहीं, ये इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी, दोनों के लिए जहां जहां पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट है हम मेमोरी को यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, computer memory is a device that is used to store data and information. The memory of a computer is divided into small adaptive parts which we call cells. The data in these cells is stored as a binary 0 or 1. Computer memory is capable of storing both input and output data. चलिए इतना हमें पता चला कि कंप्यूटर मेमोरी एक्चुअली में होती क्या है। अब हम देखेंगे कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो देखो, मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपकी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कह देते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह देते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी का क्या नाम है, मेन मेमोरी। अब यहां देखिए कि जो प्राइमरी मेमोरी है, पहले हम इसकी बात करेंगे, देन हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट्स है? प्राइमरी मेमोरी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है आपका रैम एंड सेकंड है आपका रोम। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले किसकी बात होगी भाई, रैम की बात होगी। तो रैम भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है, एस रैम और डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड डी रैम होती है आपकी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए स्टार्ट कहां से करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी मेमोरी से एंड देन 1 बाय 1 हम आगे चलते जाएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, यहां देखिए, प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं या फिर मुख्य मेमोरी कह देते हैं। मेमोरी का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। ये तो सिंपल सी बात है भाई, प्राइमरी मेमोरी हो या फिर सेकेंडरी मेमोरी हो, क्या करेगी, डेटा को स्टोर करेगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कांटेक्ट करती है, कौन सी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है या फिर सीपीयू डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकता है, किस मेमोरी से। तो देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा है उस डेटा को सीपीयू क्या कर सकता है, सीधा एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अंदर जो डेटा है उसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपको कोई डेटा चाहिए जिसके ऊपर आपको काम करवाना है और वो डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, तो पहले आपको सेकेंडरी मेमोरी से उसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेके आना पड़ेगा। प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद ही सीपीयू क्या करेगा, उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है,
तो इतना हमें समझ में आया कि भाई सीपीयू जो है प्राइमरी मेमोरी से सीधे कांटेक्ट में रहता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी कहां पे होती है? प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर होती है। प्राइमरी मेमोरी किस मटेरियल की बनी होती है? तो प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने पॉइंट्स में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है? लिमिटेड होती है, अप्रोक्सीमेट 4 GB। हम एक से ज्यादा मेमोरी यूज करके उसकी स्टोरेज लिमिट को क्या कर सकते हो आप? इंक्रीज कर सकते हो। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल भी हो सकती है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी नॉन वोलेटाइल होती है। अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होती है? तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का अंतर समझो कि मान लो आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा टाइप कर रहे हो एंड कई बार क्या होता है कि लाइट कट हो जाती है। अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हो तो आपके लैपटॉप की अगर बैटरी खत्म हो गई तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उस टाइम पे आपका जो डेटा है, आपका काफी हद तक का डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। अभी तो ऑटो सेव का ऑप्शन हमें मिलता है कि आपका डेटा ऑटो सेव हो जाता है, लेकिन ऑटो सेव जो डाटा नहीं हुआ, जो डेटा ऑटो सेव नहीं हुआ वो डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो लाइट जाने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद जो डेटा डिलीट हो गया वो डेटा कहाँ पे था? वो डेटा आपका वोलेटाइल मेमोरी में था। एंड जो डेटा पावर कट होने के बाद भी डिलीट नहीं हुआ वो डेटा कहाँ पे स्टोर था? वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर था। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बीच का अंतर समझ में आया? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब हुआ कि लाइट कट होने के बाद, पावर कट होने के बाद डेटा क्या हो गया? डिलीट हो गया अपने आप। नॉन वोलेटाइल में वो डिलीट नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? आपकी महंगी होती है और स्पीड की अगर बात करें तो ये फास्ट होती है, ठीक है। टाइप्स रैम और रोम, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो। उसके बाद देखिए रैम की फुल फॉर्म क्या है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है आपकी? वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब कि जब आप करंटली डेटा टाइप कर रहे होते हैं तो आप कौन सी मेमोरी यूज करते हैं? रैम मेमोरी का यूज करते हैं। आपका डेटा कहां पे आप टाइप कर रहे हो, आपने डेटा को सेव नहीं किया तो सेव करने से पहले आपका डेटा कहां पे स्टोर था? रैम मेमोरी में वो स्टोर था। रैम मेमोरी के और नाम क्या है? तो रैम मेमोरी को सिस्टम मेमोरी भी कहते हैं और रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस मेमोरी के अंदर रीड भी कर सकते हैं डेटा को और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आप इसके अंदर कर सकते हो एंड ये फास्ट होता है। इसके अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस, जो सीपीयू है इसके अंदर जब डेटा को एक्सेस करता है तो कैसे एक्सेस करता है? उसकी स्पीड काफी फास्ट होती है। यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम है। वन बाय वन ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने एकदम सीक्वेंस में सब कुछ मेंशन किया हुआ है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार में समझ नहीं आए तो रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को। नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, परचेज नहीं करना चाहते हो तो अपने नोट्स साथ साथ में बना लेना, ठीक है। स्टैटिक रैम की फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहां देखिए कि इसमें आपका जो डेटा है, व्हेन द डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ द डेटा इन इट इज आल्सो लॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो भी क्या है? आपकी वोलेटाइल है। प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू डेटा। दूसरा नाम क्या है इसका? कैश मेमोरी भी हम इसको बोल देते हैं। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैश मेमोरी है उसके अंदर कौन सी मेमोरी यूज कर रहे हो आप? स्टैटिक रैम यूज कर रहे हो या डायनामिक रैम यूज कर रहे हो? तो कैश मेमोरी में हम स्टैटिक रैम का यूज करते हैं एंड ये काफी कॉस्टली होती है। डायनामिक रैम के बारे में देखो, इसकी स्पीड स्लो है, कंपैरिजन हो रहा है साथ साथ में, ठीक है। इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन में कहीं भी आपको
रिफ्रेश कीवर्ड दिखाई दे तो समझ लेना डायनामिक रैम की बात हो रही है, क्योंकि डायनामिक रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसे बार बार में क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, जिससे कि आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन आपको कंटिन्यूटी में दिखाई दे। एंड इसके अंदर कैपेसिटर का यूज होता है, ठीक है, इतना डिटेलिंग में नहीं पूछेगा, लेकिन इसके अंदर किसका यूज होता है, कैपेसिटर का यूज होता है। इट रिफ्रेशेस 1000 टाइम्स पर सेकेंड एंड ये चीप होती है। एक बात समझो, जो मेमोरी आपको सस्ती मिल रही है ना, उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। जो मेमोरी जितनी महंगी मिलेगी मार्केट में, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। एंड जो मेमोरी जितनी सस्ती मिलेगी, उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और जो एक बात समझो, यहाँ पे देखो 3 पॉइंट है। एक तो है आपकी स्पीड, दूसरा आपका जो फैक्टर है वो है कि आपका स्पीड के साथ साथ प्राइस, एंड थर्ड फैक्टर क्या है इसका, साइज, मेमोरी का साइज। तो प्राइस जितना हाई होगा मतलब कि जितनी महंगी होगी वो, उसकी स्पीड उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी, और उसकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। समझ में आया कि कौन सी चीज कैसे इंक्रीज होती जा रही है। प्राइस इंक्रीज होता जाएगा तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एंड साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना। आप अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इस टाइप से कि भाई स्पीड आपको दिखाई दे, कॉस्ट दिखाई दे, या फिर उसका साइज दिखाई दे, इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन मिले, तो जिससे कि आपके माइंड में आ सके कि भाई हाँ स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब वो कॉस्टली है एंड उसका साइज उतना ही कम होगा, ठीक है। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के बारे में। तो स्टैटिक रैम, वैसे तो जहां तक मुझे लगता है कि स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के बीच का डिफरेंस आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो फुल फॉर्म पूछ सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूं कि अगर आ भी जाए, ठीक है, तो आपको पता हो। स्टैटिक रैम क्या है आपकी, यूजेज ए फ्लिप फ्लॉप सर्किट टू स्टोर डेटा। सिर्फ एक रीडिंग ले लेना इस डिफरेंस की, आपको सिर्फ एक रीडिंग लेनी है, ज्यादा इसके बारे में मत सोचना, एक रीडिंग काफी है। डायनामिक रैम में कैपेसिटर यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। ये ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या फ्लिप फ्लॉप होता है, क्या कैपेसिटर होता है, क्या ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि एकदम आप डिटेलिंग में जाके देखो। आगे देखिए, ये स्टैटिक रैम है, ये डायनामिक रैम है। स्टैटिक रैम में देखो, मेंटेन स्टोर डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड, मतलब कि स्टैटिक रैम में जब तक पावर उसको मिलती रहेगी तब तक आपको डेटा शो होगा, अगर पावर मिलनी बंद हो गई तो आपको डेटा शो नहीं होगा। इसमें क्या चाहिए, डेटा शो करवाने के लिए आपको उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये फास्टर है, ये स्लोअर है, ये ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, ये कम रिलायबल है, इसमें ज्यादा पावर लगेगी, इसमें कम पावर लगती है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड ये कम एक्सपेंसिव है। लोअर कैपेसिटी है, ये हायर कैपेसिटी है। यूजेस इन हाई स्पीड कैश मेमोरी, एंड ये कहां पे यूज हो रहा है आपका, लार्ज स्केल मेमोरी, एनर्जी कॉन्शियस डिवाइसेस, कॉस्ट सेंसिटिव एप्लीकेशंस, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पूरा, एंड फिर इसकी रीडिंग ले सकते हो। इसको मैं रब कर देती हूं, उसके बाद क्या ले लेना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे किसकी, रोम की, रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डेटा पावर कट होने के बाद लॉस नहीं होता, ये परमानेंटली इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एक बात ये समझो कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो आपकी विंडो है वो कहाँ पे स्टोर होती है, और आपको ऑप्शन में मिल जाए रैम, रोम, हार्ड डिस्क, उसके अलावा कोई एक और ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पे स्टोर होता है, आपका रोम में स्टोर होता है, ठीक है। रोम कितने टाइप्स की है, यहाँ पे 4 टाइप्स की है। जनरली तो हम 3 टाइप की ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 टाइप मेंशन करी है। देखो कौन कौन सी है, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम।
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपकी ये 3 है। इसके अलावा एक फ्लैश रोम भी होती है। कौन सी होती है? एक फ्लैश रोम होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट है आपकी? पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई बी रोम इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो इनकी फुल फॉर्म आएगी एंड दूसरा पूछा जाएगा कि इसमें क्या यूज होता है। केवल ये 2 बातें ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो, एम रोम की फुल फॉर्म होती है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी या फिर मास्केबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस है जिसमें निर्माता द्वारा निर्माण करते समय प्रोग्राम और निर्देश को स्टोर किया जाता है। देखो, अगर कोई भी मतलब ये पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम ये बाद में आई है। पहले क्या होती थी? सिर्फ रोम होती थी। तो जो ओरिजिनल रोम है ना, उसी को क्या कह दिया जाता है? अब एम रोम कह दिया जाता है। एंड इसमें क्या है आपका, जब इस मेमोरी को बनाया जाता है ना, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इसकी, तो उस टाइम पे इसके अंदर जो डेटा डाल दिया एक बार, वो डेटा फिक्स हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। फिर बाद में आप उस डेटा को ना तो डिलीट कर सकते हो, ना ही उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकते हो, ना ही उसके अंदर कुछ रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो एम रोम क्या हो गई आपकी? एम रोम का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उसके अंदर जो डेटा एक बार ऐड कर दिया, वो डेटा क्या हो गया? वहां पे परमानेंट हो गया। ठीक है, बाद में उसको इरेज नहीं किया जा सकता। ये क्या है? आपकी एम रोम है। अब बात करेंगे किसकी? पी रोम की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें केवल एक बार ही किसी भी डेटा या प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। देखो, एम रोम में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डेटा डाल दिया, लेकिन जो पी रोम होती है ना, जब इसको बनाया जाता है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसमें डेटा नहीं डालते। ये क्या होती है? ये उस टाइम पे एम्प्टी होती है। यूजर क्या कर सकता है? इसको अपनी मर्जी से इसमें कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकता है, लेकिन इसीलिए इसको यूजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। लेकिन इसमें केवल डेटा एक ही बार डाला जाएगा। ठीक है, यूजर ने क्या कर दिया? एक बार इसके अंदर जो डेटा डाल दिया वो क्या हो गया? आपका परमानेंट हो गया। अब यहां देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि रोम है। ठीक है, रोम क्या है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात होती है तो उसमें रोम का नाम आता है। उसके बाद फिर किसका नाम आता है? रोम की अगर टाइप्स पूछ ली जाती है तो पी रोम का नाम आता है। बायोस प्रोग्राम, पोस्ट प्रोग्राम, ये जितने भी आपके छोटे छोटे प्रोग्राम है ना, ये कहां पे स्टोर होते हैं? आपके इसी प्रकार की रोम चिप में स्टोर होते हैं। बायोस प्रोग्राम, पोस्ट प्रोग्राम, ये क्या होते हैं? जब मैं आपको सीपीयू करवाऊंगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप डेटा को क्या कर सकते हो? इरेज कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन ये बनता है, एक तो इसकी फुल फॉर्म बनती है, दूसरा इसमें ये बनता है कि इसमें आप क्या यूज करते हो डेटा को डिलीट करने के लिए। तो इसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज करते हैं, पराबैंगनी किरणों का यूज करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए। ठीक है, कौन सी रे का यूज करते हो आप? अल्ट्रा वायलेट रेस का। एंड इसी वजह से इस रोम को हम अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम भी कह देते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर आप क्या यूज करते हो डेटा को इरेज करने के लिए? तो इसके अंदर जैसे नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक, तो मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्सेस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए। अभी ऊपर हमने देखा कि पी रोम, पहले देखो एम रोम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता था, फिर पी रोम में स्टोर होने लगा, और अभी जो आपके कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें आपका जो बायोस है वो कहां पे स्टोर हो रहा है? आपका डबल ई पी रोम में स्टोर हो रहा है। वो आपको केवल एक ही रोम का नाम देगा, और अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन आया तो फिर चाहे वो आपको एम रोम दे दे, रोम दे दे, डबल ई पी रोम दे दे, एक ही नाम देगा। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं, क्या रोम एक फर्मवेयर है? यस, फर्मवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। मिक्सचर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड फर्मवेयर। अब चलिए बात कर लेते हैं रैम और रोम के बीच का अंतर।
तो यहाँ पे देखो रैम और रोम के बीच का अंतर हम देखेंगे, ये आपका हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है, लेकिन ये इजी रहेगा अगर आप इसको इंग्लिश वाले में देखोगे तो यहाँ देखो रैम और रोम, अगर जिन्होंने हिंदी की पीडीएफ ली है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि उनको इंग्लिश वाले में इजी रहेगा। तो देखो रैम क्या है आपकी टेम्पररी मेमोरी है, रोम देखो यहाँ पे परमानेंट मेमोरी है, एंड रैम क्या है रीड राइट मेमोरी, ये क्या है आपकी रीड ओनली मेमोरी। रैम वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। रैम में जो डेटा होता है उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो और रिट्राइव भी कर सकते हो। रोम में जो डेटा होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। रैम जो है आपकी कहां पे यूज हो रही है, रियल टाइम में, मतलब जब आप कंप्यूटर में काम करते हो उस टाइम पे आप कौन सी मेमोरी का यूज करते हो, रैम का यूज करते हो। एंड रोम का यूज कहां पे होता है, रोम इज यूज्ड बाय सीपीयू ओनली व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड टू रैम। जब आपका डेटा रैम में ट्रांसफर होता है तब सीपीयू क्या यूज करता है, रोम का यूज करता है। इट टेम्परली स्टोर्स दी फाइल, इसके अंदर डेटा क्या है आपका टेम्पररी स्टोर है, एंड इसमें क्या है आपका परमानेंट स्टोर होता है। जो आपका बायोस प्रोग्राम है स्पेशली हम उसको स्टोर करते हैं रोम के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखें, कौन सी कॉस्टली है आपकी, रैम कॉस्टली होती है एंड जो रोम है वो चीपर होती है। टाइप्स है आपकी डी रैम और एस रैम, यहाँ पे टाइप्स है पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, एम रोम। हो गया, इतना समझ में आ गया। रैम समझ में आ गई, रोम समझ में आया, स्टैटिक रैम डायनामिक रैम समझ में आया, एंड रैम और रोम के बीच का अंतर इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी आपको अभी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसको मैं अलग अलग नहीं करवाऊंगी कि एक क्लास में प्राइमरी मेमोरी दूसरी क्लास में सेकेंडरी मेमोरी, नहीं, हम एक ही क्लास में पूरा करेंगे, क्योंकि एक क्लास में अगर आप मेमोरी कवर कर लेते हो तो आपको काफी इजी रहेगा सभी में डिफरेंशिएट करने में, ठीक। चलिए आगे चले, अब है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह देते हैं, सहायक मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह देते हैं, ठीक है। सीपीयू में इसमें क्या नहीं कर सकता, सीपीयू इसके डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, आप अलग से कंप्यूटर में इसे लगाते हो। डेटा कैसे स्टोर करती है, ये परमानेंट स्टोर करती है। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, ज्यादा होती है। सीपीयू इसमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, तो मैंने आपको बताया अगर आपको सेकेंडरी मेमोरी का डेटा यूज करना है तो आपको उसे पहले कहां लेके जाना पड़ेगा, प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड देन सीपीयू उसके ऊपर काम करेगा। चीपर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली थ्रू द सीपीयू। Secondary memory is not a part of the computer, it is added separately to the computer. Data storage capacity more, CPU cannot directly access secondary memory. To do this, the data of the secondary memory has to be transferred to the primary memory, after which the CPU will be able to access the secondary memory. It is affordable. अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम है आपका सेकेंडरी मेमोरी का, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। सेकेंडरी मेमोरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मैग्नेटिक डिस्क, इस डायग्राम से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका ऑप्टिकल डिस्क, थर्ड है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सी मेमोरी आती है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक नाम से आएगी इसके अंदर मैग्नेटिक टेप, फिर आपकी फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे आएगी, हार्ड डिस्क इसमें आएगी, और एक आपकी जिप डिस्क भी इसी में आती है। ऑप्टिकल डिस्क को कैसे समझोगे, तो देखो ओ कैसे ऑप्टिकल कैसे लिखते हो, ओ क्या है आपका सर्कल। तो जो भी मेमोरी आपको सर्कल की फॉर्म में मिलती है वो सारी किस में चली जाएगी, ऑप्टिकल डिस्क में चली जाएगी। जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये जितनी भी डिस्क होती है वो एक सर्कल की फॉर्म में होती है, तो ये सारी आपकी ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएगी। सॉलिड स्टेट ड्राइव में कौन सी डालोगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव में आप डालोगे कि जैसे कि आपकी पेन ड्राइव हो गई, आपका मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारी आपका जो यूएसबी है, यूएसबी डिवाइस, वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके सॉलिड स्टेट ड्राइव में आ जाएंगे, ठीक है।
ऑप्टिकल डिस्क आप समझ जाओगे कि भी सर्कल की फॉर्म में लेना है। सॉलिड स्टेट ड्राइव में आपके पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आ रहे हैं। बच गई क्या? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और जिप डिस्क। ये किस में आएंगे? आपकी मैग्नेटिक डिस्क में आएंगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनमें से कौन सी मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क है, या फिर इनमें से कौन सी मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। आपको ऑप्शन मिलेंगे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव या फिर सीडी। तो ऑप्टिकल डिस्क में क्या आएगा? सीडी आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में आपकी फर्स्ट आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को आप इस तरह से भी लिख सकते हो HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इट स्टोर्स डेटा इन सर्कुलर डिस्क। क्या है? आपकी नॉन वॉलेटाइल है। जितनी सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी टाइप्स है वो सारे क्या है? आपके नॉन वॉलेटाइल है। सेकेंड यहां पे देखो, एक आपकी आती है डिस्क विनचेस्टर डिस्क। कौन सी है आपकी? विनचेस्टर डिस्क। विनचेस्टर डिस्क किसका एग्जाम्पल है? हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल है। और हार्ड डिस्क किसकी टाइप है? मैग्नेटिक डिस्क की टाइप है। ठीक है, सेकंड है आपका मैग्नेटिक टेप। सबसे पुरानी तकनीक है आपकी कौन सी? सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है आपकी मैग्नेटिक टेप। जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। एंड इसकी जो कीमत है वो क्या है? सबसे कम होती है। मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का जो एग्जाम्पल है वो है आपका कैसेट्स। जो कैसेट्स होती है ना, वो आपने पहले कैसेट्स देखी होंगी ना, तो वो कैसेट क्या है? आपकी मैग्नेटिक टेप का ही एग्जाम्पल है। एंड कैसेट में आपने अगर 10 गाने डाले हैं तो पहले एक के बाद एक आपको क्या करना पड़ेगा? गाना सुनना पड़ेगा। अगर आपको 8वां गाना सुनना है, 8th नंबर का गाना सुनना है, तो पहले 7 गाने आपको सुनने पड़ेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो डेटा है वो आप कैसे एक्सेस कर रहे हो? सीक्वेंशियली एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, एक या तो डेटा सीक्वेंशियली एक्सेस होता है या फिर रैंडमली एक्सेस होता है। रैंडमली का मतलब क्या हुआ? आप कहीं से भी कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। सीक्वेंशियल का मतलब क्या हुआ? एक के बाद एक, 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में हमें डेटा एक्सेस करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में डेटा कितने टाइप से एक्सेस होता है? 2 टाइप से होता है। कौन कौन सी है वो? आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस। थर्ड है आपका जिप ड्राइव। एक स्मॉल पोर्टेबल डिस्क ड्राइव है। यूज कहाँ पे होता है? फाइल को स्टोर करने के लिए, उसका बैकअप लेने के लिए। साइज कितना है आपका? 750 MB। फिर आता है आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपके डेटा को स्टोर करता है, लेकिन ये बहुत ही कम डेटा को स्टोर करता है। इसका साइज बहुत ही कम होता है। फ्लॉपी डिस्क का साइज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कितना है आपका? 3.5 इंच से लेकर 8 इंच तक इसका साइज होता है। कैपेसिटी की अगर बात करें तो 1.44 MB इसकी क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी है। नॉन वोलेटाइल है, डेटा को रीड और राइट करती है। FDD की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है। सबसे पहला फ्लॉपी डिस्क कब आया था? तो सबसे पहली जो फ्लॉपी डिस्क है वो आई थी 1967 में। 1967 में IBM की एक टीम ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद है ये पोर्टेबल है। इस पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि इसे आप आसानी से भी कहीं पर भी ले जा सकते हो, चीपर होती है। तो ये क्या हो गई? आपकी फ्लॉपी डिस्क है। आजकल इसका काफी कम यूज होता है। ठीक है, एंड एक्सेस करने में इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। इतनी अधिक ये सिक्योरिटी भी नहीं देता, तो इसीलिए इसके अंदर वायरस जल्दी आ जाते हैं। चलिए अब किसकी बात? चलिए अब बात करेंगे हम ऑप्टिकल डिस्क की। सबसे पहले आता है आपका CD। फुल फॉर्म रहेगी कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके अंदर आप डेटा एक ही बार राइट कर सकते हो और इसे रीड कितनी बार भी किया जा सकता है। साइज कैपेसिटी की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है 700 MB। डेटा को रीड करने के लिए हमें इसके अंदर एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है, एंड उस उपकरण का नाम क्या है? यहाँ पे मिसिंग है, वो है आपका बर्नर। डेटा को रीड राइट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पे बर्नर का यूज करते हैं। CD बर्नर भी बोल देते हैं। ठीक है, 3 टाइप की होती है ये। फर्स्ट है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सेकंड है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। थर्ड है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। जितना करवा रही हूं उतना इंपॉर्टेंट है और उतना का इनफ रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको ज्यादा डिटेलिंग में जानने की इच्छा है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज सिर्फ एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हो
तो इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी नॉलेज और बढ़ानी है तो आप इनके बारे में भी और देख सकते हो गूगल के ऊपर, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ रहेगा। अब बात करेंगे किसकी, डीवीडी की। फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इनका प्रयोग कहां पे है आपका, ज्यादा डेटा स्टोर करने में करते हो। कैपेसिटी कितनी है, 4.7 GB से लेकर 17.08 GB। वेट की अगर बात करें तो 16 ग्राम है। मूवी वगैरह स्टोर कर सकते हो। 3 टाइप कौन कौन सी होती है, डीवीडी रोम, डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रिकॉर्डेबल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रीराइटेबल। थर्ड है आपकी ब्लू रे डिस्क। इसका नाम ब्लू रे डिस्क क्यों है, तो इसमें जो डेटा है उसको रीड करने के लिए जो लेजर हम यूज कर रहे हैं वो आपकी कैसी होती है, ब्लू वॉयलेट लाइट होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्लू रे डिस्क है। एंड इसका आविष्कार सोनी कंपनी ने किया था 2000 ईयर में। कब किया था, 2000 साल में, मतलब कि 2000 आपका जो ईयर है ना उसमें किया था। 2000 साल पहले की बात नहीं कर रही हूं। अब यहां देखिए ब्लू रे डिस्क के टाइप्स, तो BD रोम, BDR, BDRW। नेक्स्ट है आपकी SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड यहाँ पे देखिए आजकल कौन सी यूज हो रही है आपके लैपटॉप वगैरह में, सॉलिड स्टेट ड्राइव ही यूज होती है। जो पहले क्या था कि जो हार्ड डिस्क होती थी वो सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर करती थी, लेकिन अब जो SSD है वो हार्ड डिस्क से भी ज्यादा डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। एंड SSD में हम क्या यूज करते हैं, ये आपकी फ्लैश बेस्ड मेमोरी है। कौन सी मेमोरी आपकी, फ्लैश बेस्ड मेमोरी है। एंड यहाँ पे देखिए फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव क्या है आपकी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, काफी स्मॉल साइज होता है। एंड जो फ्लैश ड्राइव होती है ना, इसको हम कैसे यूज करते हो, देखो जो फ्लैश बेस्ड मेमोरी होती है उनको अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, USB पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। USB पोर्ट जैसे कि आपका चार्जर का जो केबल होता है वो क्या है आपकी USB केबल है। एंड उसको जिसमें लगाओगे वो क्या है आपका USB पोर्ट है। तो आपके सिस्टम में भी USB पोर्ट्स होते हैं एंड इन फ्लैश मेमोरी को हम इन्हीं USB पोर्ट की हेल्प से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। साइज की बात करें तो 2 GB से 1 TB तक होता है। फिर आता है आपका मेमोरी कार्ड जो आप अपने फोन वगैरह में यूज करते हो। एंड यहाँ पे मेमोरी कार्ड को SD कार्ड भी कहा जाता है। SD की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। मेमोरी कार्ड को फ्लैश कार्ड भी कह देते हैं। इसका आविष्कार 1980 में हुआ था। किसने किया था, फुजियो मसुका द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच का अंतर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये टेम्पररी है, ये परमानेंट होती है। प्राइमरी मेमोरी CPU से डायरेक्टली एक्सेस करता है डेटा को एंड सेकेंडरी मेमोरी CPU से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होती है, ये केवल नॉन वोलेटाइल होती है। ये महंगी होती है, ये सस्ती होती है। इसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इसे एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, रैम रोम, कैश मेमोरी, PROM, EPROM, रजिस्टर्स। रजिस्टर भी आपके प्राइमरी मेमोरी का ही एक टाइप है। रजिस्टर भी आपका प्राइमरी मेमोरी का ही एक टाइप है। इसमें क्या है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। यहाँ पे देखिए ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक बार इसकी रीडिंग ले लेना, सेम वही है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा मेमोरी का पूरा चैप्टर था। अब हम किसकी बात करेंगे, यूनिट्स ऑफ मेमोरी की बात करेंगे। एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि 1 MB किसके इक्वल होता है, 1 TB किसके इक्वल होता है, MB की फुल फॉर्म क्या होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कंप्यूटर में स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट। बिट को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड बिट का मतलब क्या हुआ, या तो 0 या फिर 1। बिट के बाद आती है आपकी निबल। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। फिर आती है आपकी बाइट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एग्जाम में इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना भी आ जाता है, तो ये सेम सीक्वेंस में इनको समझ लेना, ठीक है। 1 किलोबाइट, किलोबाइट मतलब KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट। फिर आपका 1 मेगाबाइट है,
फिर आपका 1024 किलोबाइट है। अच्छा कैसे समझोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपको ये टेबल एक रटने वाली बात अगर मैं कहूं कि आपको एकदम माइंड में फिट करना नहीं आता तो आप कैसे समझोगे इसको। देखो एक लाइन तो आपको देखनी ही पड़ेगी, आप इस एक कॉलम को समझ लीजिए। कहां से स्टार्ट करोगे, किलोबाइट से। कैसे करोगे, तो देखो केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, इसी सीक्वेंस में आपको समझना है। केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टेराबाइट, पीबी पेटाबाइट, ईबी एक्साबाइट, जेडबी जेटाबाइट, वाईबी योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड सबसे लेटेस्ट है आपकी जीईओपी बाइट। इंपॉर्टेंट कहां तक है, अगर आपको ये पूरी टेबल भी नहीं याद होती तो इंपॉर्टेंट है आपका यहां तक, आपको यहां तक की टेबल तो याद होनी चाहिए, पेटाबाइट तक। देखो बड़ा सिंपल सा है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ऐसे समझ लो, टिप्स पे रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई। अब इधर आ जाओ, 1024 सब में सेम है। ठीक है, केबी पे हम क्या लिखेंगे, केबी से पहले क्या आया था, बाइट, तो यहाँ पे बाइट लिख दो। एमबी से पहले क्या था, केबी, यहाँ केबी लिख दो। जीबी से पहले एमबी आता है, यहाँ एमबी आ गया। टीबी से पहले जीबी आता है, यहाँ जीबी आ गया। पीबी से पहले टीबी आता है, यहाँ पे टीबी आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी की टेबल हो जाएगी। चलिए ये वाली सी लाइन भी हो जाएगी आपकी। इस वाले कॉलम को कैसे करोगे, सभी में 2 की पावर 10 लिख देना है। ठीक है, और आगे क्या लिख दोगे, वही बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीबी। अब ये 2 की पावर 10 वाला क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई 1 MB इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि 1024 किलोबाइट है, लेकिन कई बार वो 1024 ना देके आपको एग्जाम में 2 की पावर 10 KB भी दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा आपको, 2 की पावर 10। अब ये तो 2 की पावर 10 है, सिंपल सा है ना। आप कहोगे मैम सिंपल है, इसमें क्या कंफ्यूजिंग है। देखो कंफ्यूजिंग ये आएगा, यहाँ पे हो गया 2 की पावर 10 बाइट। अब ये सभी को बाइट में अगर करे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर 20। इसमें कितना हो जाएगा, 2 की पावर 30। यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 40। यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर 50, 2 की पावर 60, 2 की पावर 70, 2 की पावर 80, 2 की पावर 90। यूनिट क्या लग रही है सबके आखिर में, बाइट। क्या लगेगी, बाइट। तो एग्जाम में यही आ जाता है। क्या पूछेगा कि यहाँ जो टीबी है उसमें टेरा का मतलब क्या होता है, 2 की पावर में, तो टेरा का मतलब देखो 2 की पावर में होता है 2 की पावर 40। ठीक है, गीगा का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 30, मेगा का मतलब 2 की पावर 20, किलो का मतलब 2 की पावर 10। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देती हूं जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। ठीक है, तो यहां देखिए, ये तो 2 की पावर 10 बाइट, ठीक है। यहां पे क्या कर देना है, 2 की पावर आपको 20 कर देना है। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये अच्छे से लिखा भी नहीं जाता है इसमें, तो यहां देखिए, यहां है आपका 2 की पावर 20, इसमें है आपका 2 की पावर 30, 2 की पावर 40 एंड 2 की पावर 50 और 2 की पावर 60। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आगे मत जाओ, उससे ज्यादा की नहीं आएगी आपके एग्जाम में, सिर्फ पेटाबाइट तक ही आएगा। और सबके लास्ट में यूनिट क्या रहेगी, बाइट। यूनिट इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस समझ में आ गई ना। एक बार और मेरे पीछे पीछे आप बोल लेना, कैसे बोलोगे, देखो बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, बस यहीं तक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईबी, जेडबी, वाईबी, ब्रोंटोबाइट, जीईओपी बाइट। जो आपकी जीईओपी बाइट है इसका यूज कहां पे होता है, आपका सुपर कंप्यूटर्स में इसका यूज होता है। तो ये क्या था, आपका मेमोरी का चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर क्लास अच्छी लगे ना तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक।